गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोलाइडों का रक्षण। कल तक हमने कोलाइडों के गुणों के बारे में पढ़ा था। कल मैंने आपको कोलाइड के गुण बता दिए थे, सारे गुण अपने लगभग हो गए। अभी टॉपिक है कोलाइड का रक्षण। तो कोलाइड का रक्षण क्या है, इसको समझिए। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। हमें पता है जो द्रव विरोधी कोलाइड है, आपने जब द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड पढ़े थे, तो द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा से ही स्कंदित हो जाते हैं, अल्प मात्रा से स्कंदित हो जाते हैं। जबकि द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड, ये द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा से स्कंदित नहीं होते, स्कंदित नहीं होती। ये चीज आप पढ़ चुके हो, नहीं होती। दोनों में ये अंतर है। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी द्रव विरोधी कोलाइड, कोई द्रव विरोधी कोलाइड बनाया, तो उसमें अगर हम थोड़ी सी मात्रा में ही विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, उसका अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा हमको। तो द्रव विरोधी कोलाइड के अवक्षेपण को रोकने के लिए या स्कंदन को रोकने के लिए उस द्रव विरोधी कोलाइड में हम अल्प मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने से, विद्युत अपघट्य मिलाने पर उस विलयन का या उस द्रव विरोधी कोलाइड विलयन का अवक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड अल्प मात्रा से स्कंदित नहीं होते, अधिक मात्रा मिलाने पर स्कंदित होते हैं। ठीक है ना। तो कोलाइड का रक्षण किसे कहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड में अल्प मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर उसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है और उसका स्कंदन नहीं होता। इसे ही अपन बोलते हैं कोलाइड का या द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षण, या द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षण या प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यदि द्रव विरोधी कोलाइड, यदि द्रव विरोधी कोलाइड में अल्प मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व तो बढ़ जाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है, या उसका स्कंदन नहीं होता, विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका स्कंदन नहीं होता। इसे ही कोलाइड का रक्षण कहते हैं। इसे ही कोलाइड का रक्षण कहते हैं।
तो समझ में आ गया कोलाइड का लक्षण क्या है कि द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा से ही स्कंदित हो जाते हैं, जबकि द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर स्कंदित नहीं होते, अधिक मात्रा मिलाने पर स्कंदित होते हैं। तो अगर हमें द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ाना है, उसको स्कंदित होने से रोकना है कि भाई हम विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा डाल रहे हैं, उससे वो स्कंदित ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड में अल्प मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड भी मिला दिया जाता है, जिसके कारण उस द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को ही कोलाइड का रक्षण कहते हैं। अब द्रव स्नेही कोलाइड क्या करता है, जो द्रव विरोधी कोलाइड के अणुओं के ऊपर द्रव स्नेही कोलाइड की एक अधिशोषित परत बन जाती है, उसका अधिशोषण हो जाता है, एक रक्षी परत बन जाती है, जिसके कारण उसका स्कंदन नहीं होता। इस कारण से अपन द्रव स्नेही कोलाइड को क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड भी बोलते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहा जाता है, रक्षी कोलाइड कहा जाता है। रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर अधिशोषण के द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड की एक रक्षी परत बन जाती है, जो क्या करती है, जो द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकती है। इन द्रव स्नेही कोलाइडों को ही क्या कहते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। इन द्रव स्नेही कोलाइडों को ही रक्षी कोलाइड कहते हैं। भैया इंपॉर्टेंट है कोलाइड का रक्षण एग्जाम के लिए, पूरा टॉपिक है ये। तो देखो द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर क्या होगा, उस द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर अधिशोषण के द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड की एक रक्षी परत बन जाएगी, जो उनको स्कंदित होने से रोकेगी, जो द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकती है। इन द्रव स्नेही कोलाइडों को ही हम क्या कहते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। सारे द्रव स्नेही कोलाइड है जो, वो रक्षी कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल देख लो इसके उदाहरण। काली शाही जो बनाती है, काली शाही बनाते समय उसमें बबूल की गोंद मिलाई जाती है। बबूल की गोंद क्या है, रक्षी कोलाइड है। बबूल की गोंद मिलाई जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, कार्बन के कोलाइड कणों को स्कंदित होने से रोकती है। बबूल की गोंद क्या करती है, काली शाही कार्बन के कणों से ही बनेगी, तो कार्बन के कणों को स्कंदित होने से रोकती है। ठीक है भाई।
और एक और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कि आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन मिलाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? आइसक्रीम बनाते समय उसमें जिलेटिन, जिलेटिन भी रक्षिकोलाइड है, जिलेटिन मिलाया जाता है, जिलेटिन मिलाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपके रक्षी कोलाइडों के क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, कोलाइड के रक्षण की क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला, इसी में देखो, रक्षी कोलाइडों की जो रक्षण क्षमता है उसका मान अपन किससे निकालते हैं? स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। तो अब गोल्ड नंबर के बारे में पढ़ेंगे अपन, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। इसके बारे में सबसे पहले जिगमॉन्डी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जिगमॉन्डी, जिगमॉन्डी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये क्या है? रक्षी कोलाइडों की रक्षण क्षमता को प्रदर्शित करती है। स्वर्ण संख्या के द्वारा रक्षी कोलाइडों की रक्षण क्षमता प्रदर्शित होती है। क्या है स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर? रक्षी कोलाइडों की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml विलयन को मिलाने पर रोकने के लिए आवश्यक हो। रोकने के लिए क्या हो? आवश्यक हो। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रक्षी कोलाइड, रक्षी कोलाइड की मिलीग्रामों में, मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड हाइड्रोसोल, जो 10 ml गोल्ड, सोने के हाइड्रोसोल, गोल्ड के, ओरम के हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl, 10% NaCl के 1 ml विलयन को मिलाने पर रोकने के लिए आवश्यक हो।
उस रक्षी कोलाइड की क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या कहलाती है। हाँ भाई, डेफिनेशन थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि क्या लिख दिया सर, समझ में ही नहीं आ रहा। कोलाइड के रक्षण को दिमाग में रखो। कोलाइड के रक्षण में क्या होता है? द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है जो कि उसके स्कंदन को रोकता है। क्यों रोक स्कंदन होता क्यों है? विद्युत अपघट्य मिलाने पर होता है। विद्युत अपघट्य मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइड का क्या होता है? स्कंदन। तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकने के लिए हम द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं। तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा, रक्षी कोलाइड क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड है। तो द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को रोके। अब 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड है। ये रक्षी कोलाइड, ये द्रव विरोधी कोलाइड है। इसके स्कंदन को रोके। कब रोके? जब हम उसमें 10% NaCl विद्युत अपघट्य, ये NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य। तो विद्युत 10% NaCl विलयन वाले विद्युत अपघट्य की 1 ml मात्रा को मिलाने पर, NaCl की 1 ml मात्रा को मिला रहे हो आप और उसकी सांद्रता क्या है? 10%, वेट बाय वेट। तो इस विद्युत अपघट्य को मिलाने पर इस द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकने के लिए द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में जो न्यूनतम मात्रा आवश्यक है वो ही क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या का मान जितना ज्यादा होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होगी। स्वर्ण संख्या का मान जितना ज्यादा होगा मतलब रक्षण क्षमता जो रहती है, रक्षण क्षमता ये स्वर्ण संख्या की व्युत्क्रमानुपाती रहती है। गोल्ड नंबर की व्युत्क्रमानुपाती मतलब जिस द्रव स्नेही कोलाइड के लिए गोल्ड संख्या अधिक है तो उसकी रक्षण क्षमता क्या होगी? कम। मतलब और स्वर्ण संख्या का मान कम है, मिलीग्राम में कम मात्रा मिला रहे हो तब भी रक्षण हो रहा है तो वो अच्छा वो हो जाएगा रक्षक। ठीक है ना? तो विभिन्न पदार्थों की आप देख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल के लिए। जिलेटिन, जिलेटिन है जो सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड है, याद रखना, बेस्ट, क्योंकि इसके लिए स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम है, 0.005 से 0.01। तो ये सर्वोत्तम रक्षी कोलाइड है, सर्वोत्तम रक्षी कोलाइड, क्योंकि इतनी सी मात्रा मिलाने पर ही, जिलेटिन की इतनी सी मात्रा मिला दो मिलीग्राम में तो ये क्या करेगा? 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को रोक देगा। क्या करेगा? इसके स्कंदन को रोक देगा। जिलेटिन हो गया। दूसरा आपका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की रहती है 0.03, इसकी क्या है? 0.03। तीसरा आपका आता है एल्बुमिन, अंडे में पाया जाता है एल्बुमिन। एल्बुमिन के लिए इसका मान होता है 0.10। एल्बुमिन के बाद आता है गम अरेबिक, अरेबिक गम, अरेबिक गम। अरेबिक गम के लिए इसका मान होता है 0.15 से 0.25। और फिर आलू की स्टार्च के लिए होता है 25, सबसे ज्यादा। आलू की स्टार्च को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलाया जाएगा जब जाके रक्षण होगा 25। तो ये सबसे निकृष्ट हो गया, वो तो सबसे अच्छा है, ये सबसे खराब है, जो सबसे कम निकृष्ट रक्षी कोलाइड, निकृष्ट रक्षी कोलाइड, क्योंकि इसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा मिलानी पड़ रही है। तो ये आपके क्या हो गया? गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या।
गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या क्या है? जो किसी द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता को बताती है। ये किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या है जो रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता को बताती है। रक्षी कोलाइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml विलयन को मिलाने पर रोकने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या कहलाती है। रक्षण क्षमता है जो स्वर्ण संख्या की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी अधिक होगी। जिलेटिन के लिए सबसे कम होता है रक्षण क्षमता का मान, स्वर्ण संख्या का मान 0.05 से 0.01, तो इसकी रक्षण क्षमता सबसे अधिक है। और आलू के स्टार्च के लिए सबसे कम है 25, तो ये सबसे खराब रक्षी कोलाइड है। तो रक्षण कोलाइड के बारे में पता लग गया आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक आता है आपका पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन। पायस, इसके बारे में बताया था मैंने। कब बताया था? जब हम लोग कोलाइडों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे भौतिक अवस्था के आधार पर। तो जब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हो तो उस कोलाइड विलयन को क्या बोलते हैं? पायस या इमल्सन बोलते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही किस में हो? द्रव अवस्था में हो। जैसे तेल में पानी या पानी में तेल मिला देते हैं, तेल और पानी का जो मिश्रण है वो पायस का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पायस का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में देखें। वह कोलाइड विलयन, वे कोलाइड विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में उपस्थित हो, द्रव अवस्था में उपस्थित हो, पायस या इमल्सन कहलाता है। पायस कहलाता है। देखो ये अस्थायी होता है। पायस जो कैसे होते हैं? अस्थायी। तो इनके स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए इनमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। उन पदार्थों को अपन बोलते हैं पायसी कारक। उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? पायसी कारक। तो ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब पायसी कारक क्या है? पायसी कारक क्या होते हैं? पायस या इमल्सन के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ में उसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं
वही पायसी कारक कहलाते हैं। ठीक है ना। पायस के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वे पायसी कारक कहलाते हैं। अपन पायसी कारक के रूप में इसके उदाहरण देखो। गोंद, प्रोटीन पायसी कारक के रूप में कौन कौन से मिलाए जाते हैं? गोंद, प्रोटीन, साबुन या वसीय अम्लों के भारी धातु के लवणों, वसीय अम्लों के भारी धातु लवण, या उच्च वसीय अल्कोहल, ये मिलाए जाते हैं। ये सारे आपके क्या हैं? पायसी कारक हैं। ये पायसी कारक क्या कार्य करते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों को मिलने नहीं देते, जिससे परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में तैरती रहती है, मिलने नहीं देते, उससे इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब देखिए, पायस या इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। ये तो पायस की क्या हुई डेफिनेशन, इजी सी है। जब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में उपस्थित हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पायस या इमल्सन कहते हैं। अब देखिए आगे, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। पायस या इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। पायस या इमल्सन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। यहीं पे एक साथ ही पढ़ लेते हैं दोनों को। पहला तो है जल में तेल या ऑयल इन वाटर। जल में तेल, इसको ऑयल इन वाटर, OW लिख देते हैं, ऑयल इन वाटर, या जलीय पायस भी बोलते हैं, या जलीय पायस। जल में तेल मतलब जल तो परिक्षेपण माध्यम है और परिक्षिप्त अवस्था क्या है? तेल है। तो वह पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल में परिक्षिप्त प्रवस्था तेल के कण वितरित हो, OW प्रकार का ऑयल इन वाटर का पायस कहलाता है या जलीय पायस कहलाता है। मतलब ये तो जल है, जैसे पानी तो परिक्षेपण माध्यम है। अब इसमें ऑयल की बूंदें तैर रही है, तेल की बूंदें तैर रही है, और क्या भरा हुआ है? परिक्षेपण माध्यम क्या है? जल।
परिक्षेपण माध्यम जल है, ये तेल की बूंदें। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑयल इन वाटर या जलीय पायस। इसमें पायसी कारक के रूप में, चलो दूसरा इधर देखते हैं, दूसरा आता है आपका तेल में जल, तेल में जल या वाटर इन ऑयल या तेलीय पायस, तेलीय पायस। तेल में जल या तेलीय पायस, वाटर इन ऑयल, ये क्या है, वह पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम तेल में परिक्षिप्त प्रवस्था जल के कण वितरित हो, तेलीय पायस कहलाता है। अपोजिट है, दोनों इजी है, तेलीय पायस कहलाता है। जलीय पायस जिसमें जल में तेल की बूंदें तैर रही हो, तेलीय पायस जिसमें तेल में जल की बूंदें तैर रही हो। है इजी सर, डायग्राम से इजीली समझ जाओगे। ये आपका तेल है, परिक्षेपण माध्यम, इसमें क्या है, वाटर की बूंदें तैर रही है। तो ये तो तेल हो गया और ये वाटर की बूंदें हो गई। ये आपका क्या कहलाता है, वाटर इन ऑयल, तेल में जले तेलीय पायस। देखो इसमें तो पायसी कारक के रूप में, गोंद, मक्खन, गोंद, प्रोटीन, एगार या साबुन उपस्थित होते हैं। गोंद, प्रोटीन, एगार, साबुन, अपमार्जक आदि उपस्थित होते हैं। इसमें पायसी कारक के रूप में वसीय अल्कोहल, ग्लिसरॉल जैसे वसीय अल्कोहल या उच्च वसीय अम्लों के भारी धातु लवण उपस्थित होते हैं। अगर अपन जलीय पायस का एग्जाम्पल देखें तो दूध, वेनिशिंग क्रीम आदि। जलीय पायस कौन कौन से, दूध है, वेनिशिंग क्रीम है, जबकि तेलीय पायस के जो आपके एग्जाम्पल है पनीर, मक्खन, कोल्ड क्रीम। तेलीय पायस कौन कौन है, पनीर, मक्खन, कोल्ड क्रीम। ठीक है, अगर इनका अपन एक और, जो जलीय पायस है इसकी शानता तो कम होती है लेकिन चालकता क्या होती है, अधिक। इनकी शानता कम होती है, वह चालकता अधिक होती है। जबकि
जो आपके तेलीय पायस हैं इनकी शानता अधिक, प्रचालकता कम होती है। तो ये इन दोनों में अंतर भी हो गया, इनके बारे में भी हो गया। आपको ये टेबल याद कर लो, इन दोनों के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में दोनों। OW प्रकार का भी पूछ चुका है, WO प्रकार का भी पूछ चुका है। ठीक है भाई। जलीय पायस क्या है? जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल और परिक्षिप्त प्रवस्था तेल के कण हो, वो तो जलीय पायस है। तेलीय पायस क्या है? जिसमें परिक्षेपण माध्यम तेल और परिक्षिप्त प्रवस्था जल के कण हो, वो तेलीय पायस है। जलीय पायस बनाने के लिए पायसी कारक के रूप में गोंद, प्रोटीन, एगार, साबुन आदि मिलाए जाते हैं। इसमें पायसी कारक के रूप में वसीय अल्कोहल या उच्च वसीय अम्लों के भारी धातु के लवण उपस्थित होते हैं। जलीय पायस का एग्जाम्पल देखें तो दूध, वेनिशिंग क्रीम, ये जलीय पायस का एग्जाम्पल है। तेलीय पायस के पनीर, मक्खन, कोल्ड क्रीम, ये इसके तेलीय पायस का एग्जाम्पल है। इसकी शानता कम व चालकता अधिक होती है, इसकी शानता अधिक व चालकता कम होती है। ये आपके क्या हो गए? पायस या इमल्सन। अगली क्लास में अपन पायस या इमल्सन के लिए को पहचानने के लिए जो विधियां काम में आती हैं, उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास तक अपना टॉपिक शायद समाप्त हो जाएगा। ये पायस की पहचान की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये।